नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 मई और 16 मई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमने बहुत ही बड़ा इसमें बदलाव किया है और आपको जो भी इसका आंसर होगा उसकी बहुत डिटेल में व्याख्या करेंगे ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा जनरल नॉलेज का भी मालूम हो और जनरल नॉलेज भी आपकी मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम देर ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्काईटेक्स द्वारा चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया। चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, स्काईटेक्स द्वारा चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो चांगी हवाई अड्डा है वो सिंगापुर में स्थित है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अब हम देखते हैं इसके उत्तर की थोड़ी डिटेल में व्याख्या। दोस्तों, बता दें कि स्काईटेक्स अवार्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए लगातार 8वें वर्ष सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। दोस्तों, लगातार, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लगातार 8वें वर्ष सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड? स्काईटेक्स अवार्ड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी रैंक जापान के टोक्यो हनेडा हवाई अड्डे पर गई। दूसरी रैंक किसकी आई? जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा, इसकी क्या रैंक आई? दूसरी रैंक। ठीक, और पहली किसकी आई? पहली आई आपके सिंगापुर की। इसके बाद कतर के दोहा में हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्थान बनाया, अर्थात तीसरा स्थान किसने बनाया? तीसरा स्थान बनाया कतर की जो राजधानी है दोहा ने। ठीक, दोहा में जो हवाई अड्डा है हमाद हवाई अड्डा, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में। जापान ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे और विश्व के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के जैसे कई पुरस्कार जीते। स्काईटेक्स पुरस्कार 6 महीने की अवधि के दौरान 100 से अधिक राष्ट्रीयताओं हवाई अड्डों के ग्राहकों द्वारा पूरे किए गए विश्व हवाई अड्डा सर्वेक्षण के प्रश्नावली पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिली। तो पहला स्थान किसका आया? सिंगापुर का। और दूसरा स्थान किसका आया? जापान का। और तीसरा स्थान आया कतर। ठीक, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान के तंजापुर नेती वर्क्स या पृथवर्क्स उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? किस स्थान के तंजापुर नेती वर्क्स या पृथवर्क्स उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में तमिलनाडु के किसके? तमिलनाडु के तंजापुर नेती वर्क्स उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अब दोस्तों देखते हैं हम इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों बता दें कि अरुम्बाबुर लकड़ी की नक्काशी और तंजापुर नेती वर्क्स पृथवर्क्स को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत के टैग से सम्मानित किया गया है। तंजावुर पृथवर्क को नेती पृथवर्क से तैयार किया गया है, जो एक दलदली पौधा है, जिसे अभी जीआई टैग मिला है। वो क्या है? एक दलदली पौधा है, ध्यान रखना है, जिसे एसिनोमेने एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम एसिनोमेने एस्पेरा भी है और इसे मध्य तमिलनाडु के प्रमुख हस्तकारक प्रतीकों में से एक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, तमिलनाडु के तंजापुर पृथवर्क्स की एक जो दलदली पौधा है उसका जो नाम है एसिनोमेने एस्पेरा, उसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? दोस्तों, ये हमारा आज का टैगलाइन क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि छात्रों को
घर पर ऑनलाइन कक्षा प्रदान करने हेतु किस राज्य ने दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने, किसने? झारखंड सरकार ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात झारखंड। अब देखते हैं हम इसके विस्तार से इसकी उत्तर व्याख्या के बारे में। तो दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की। दैनिक शिक्षा सामग्री झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JPEC द्वारा डिजाइन की गई है। इस डीडी या दूरदर्शन झारखंड में विशेष प्रसारण के माध्यम से सप्ताह के 3 दिनों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। तो दोस्तों कितने टाइम आएगा? माध्यम के जो सप्ताह में 3 दिनों के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक के लिए प्रसारित किया जाएगा। कक्षाएं 11 मई से 10 जून 2020 तक आयोजित की जाएंगी और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लगभग 42 लाख छात्रों को सीमित डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा। तो दोस्तों झारखंड सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है जिसने अभी घर बैठे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रण लिया है और दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों 11 मई से 10 जून के बीच ये कक्षाएं चलनी हैं। आपको बताया गया है कब 11 मई से 10 जून तक ये कक्षाएं चलनी हैं ऑनलाइन, जिसका जो समय है वो है हफ्ते में 3 बार, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। तो दोस्तों इससे 42 लाख छात्रों को फायदा होने वाला है। तो झारखंड सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे ही सभी सरकारों को भी आप सचेत करते रहें ताकि अन्य राज्यों की सरकारें भी अपने अपने राज्यों में ऐसी ही ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट कर सकें। तो दोस्तों इससे हमें बहुत जानकारी मिली। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, CBSE के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। CBSE के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों CBSE के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो है मनोज आहूजा, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अभी हाल ही मनोज आहूजा को CBSE के नवनियुक्त अध्यक्ष चुना गया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो दोस्तों मनोज आहूजा भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS के एक वरिष्ठ अधिकारी मनोज आहूजा को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मनोज आहूजा IAS अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अनीता करवाल की जगह लेंगे। दोस्तों इनसे पहले कौन थी? अनीता करवाल। अब अनीता करवाल की जगह कौन लेंगे? मनोज आहूजा, जिन्हें अभी हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के विशेष निदेशक थे। मनोज आहूजा उड़ीसा कैडर के 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं। CBSE के अध्यक्ष CBSE को संचालित करने वाली संस्था की मुख्य कार्यकारी है और इसे 14 विभाग अध्यक्षों HOD द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों मनोज आहूजा को अभी हाल ही में CBSE के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा? तो दोस्तों NCDC, ICMR या AOB दोनों या केवल B? तो दोस्तों आपको बता दें कि NCDC तथा ICMR ये दोनों ही क्या करेंगे? संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेंगे। अब हम इसकी उत्तर व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर व्याख्या में देखते हैं हम A और B दोनों।
नेशनल सेंटर फॉर, पहले तो हमें एनसीडीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एनसीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। और आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों नेशनल अर्थात एनसीडीसी और आईसीएमआर प्रमुख हितकारों द्वारा और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वे शुरू करेंगे। बता दें कि सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा और निगरानी करना है। सर्वेक्षण में प्रति सप्ताह प्रति जिले से 200 नमूने लिए जाएंगे और प्रति माह प्रति जिले से 800 नमूने एकत्रित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले से 10 स्वास्थ्य सुविधाओं में 6 सार्वजनिक और 4 निजी स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी। सर्वेक्षण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी, गर्भवती महिलाओं और आउट पेशेंट उपस्थित लोगों के समूह भी शामिल होंगे। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी मिली इस क्वेश्चन से हमें। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने इसका लिंक दे दिया है पीडीएफ का। तो आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो निम्नलिखित में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? सानिया मिर्जा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी खेल से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं। तो दोस्तों हम इस उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। 11 मई 2020 को सानिया मिर्जा मातृत्व के बाद टेनिस के खेल में वापसी करने के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें मिले 16,985 वोटों में से 10,000 वोट मिले। उन्हें कितने वोट मिले? 16,985 वोटों में से 10,000 वोट मिले। उन्होंने एशिया ओशिनिया क्षेत्र के लिए पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में $2,000 की पुरस्कार राशि दान की। उन्होंने कितनी राशि दान की? $2,000 राशि पुरस्कार दान की। दोस्तों सभी खिलाड़ी कोविड-19 में मदद दे रहे हैं और आप लोगों से भी अनुरोध है जितना हो सके पीएम फंड में दान कीजिए, 10, 20, 100 जितना भी हो सके, या फिर जो भी आपके आसपास गरीब लोग हैं उन्हें मदद जरूर दें। अगर आप पीएम फंड में दान नहीं कर सकते हैं तो आप याद रखें कि आपके आसपास कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है? बहुत ही अच्छी खबर है, भारत का पहला पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैक पावर सीएनसी ने, किसने? मैक पावर सीएनसी ने भारत का पहला पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है। अब दोस्तों मैक पावर सीएनसी के बारे में हम जानते हैं, आंसर तो इसका डी हो गया। मैक पावर सीएनसी ने भारत का पहला पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है। अब हमें जानना है मैक पावर सीएनसी के बारे में, तो हम इसके उत्तर की व्याख्या देखते हैं। मैक पावर सीएनसी व्याख्या के क्या है कि मैक पावर सीएनसी ने भारत का पहला पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है। मशीन का उत्पादन बहुत कम समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात आईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजकोट के मार्गदर्शन में किया गया है। वर्तमान में भारत विदेशों से मशीन का आयात करता है। वर्तमान में भारत विदेशों से मशीन का आयात करता है जो बहुत महंगा है, जबकि मैक पावर सीएनसी द्वारा निर्मित मशीन आयोजित मशीनों की जो कीमत है वो आधा होगी और कंपनी पहले चरण में 200 यूनिट मशीन का निर्माण करेगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। अब हमें जो भी पीपीई किट है वो विदेशों से नहीं मंगानी पड़ेंगी, जो भी मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज अर्थात DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम बताइए। तो दोस्तों डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज अर्थात DFRL द्वारा जो विकसित
टेस्टिंग लैब है उसका नाम है परख, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका नाम क्या हो गया है? परख। अब इसके उत्तर की व्याख्या जान लेते हैं हम दोस्तों। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब परख है और यह मैसूर में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत DFRL द्वारा विकसित अत्याधुनिक मोबाइल वायरस रोकथाम BSL-3 है। इस मोबाइल लैब में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का परीक्षण किया जा सकता है। कोविड-19 परीक्षण करने के लिए लैब को 11 मई को मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात MMCRI को सौंप दिया गया है। मोबाइल लैब ISO 20 फीट कंटेनर पर निर्मित एक स्वतंत्र प्रयोगशाला है और कक्षा ISO 7 का अनुसरण करती है। प्रयोगशाला पर्यावरण, भोजन और नैदानिक नमूनों को संभालने के लिए नकारात्मक दबाव में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है। तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए, वीडियो को थामिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन हम आपको इसकी व्याख्या बता देते हैं। अभी बता दें कि भारत में केरल की मृत्यु दर सबसे कम है। आंकड़ा 2017 में 10 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 2018 में 7,000 प्रति हजार जीवित जन्म हो गया। IMR मानव और स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। उच्चतम शिशु मृत्यु दर IMR मध्य प्रदेश का है, जहां प्रति हजार जीवित जन्मों में 48 मौतें होती हैं। शिशु मृत्यु दर IMR वर्ष 2018 के लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जारी किया गया है और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित किया गया है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना APY का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों केंद्रीय पेंशन समिति या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन समिति। तो दोस्तों पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। आपको हम इसके उत्तर की व्याख्या बता देते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण व्याख्या अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है जिससे कार्यान्वयन के 5 वर्ष सफलतापूर्वक किए गए हैं। यह कार्यक्रम 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की सरकारी गारंटी प्रदान करना है। इस योजना में पुरुष से महिला सदस्यता अनुपात 57:43 है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। 9 मई 2020 को पहल के तहत नामांकन की कुल संख्या 22,35,000 ज्यादा हो गई है, लाख नहीं है, करोड़ रुपए पहुंच गई है। तो 2,23,54,028 है। APY योजना को किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा बैंक के खाते के साथ 18 से 40 वर्ष की आयु में सब्सक्राइब किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपका करंट अफेयर का 16 मई 2020 से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का